तो क्या बीजेपी के प्रति आप थोड़े सॉफ्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसका उलट है। बाकी सारे टाइम में कांग्रेस की बैसाखी पकड़कर उन्होंने सरकार चलाई, और ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस को पता नहीं है कि देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य बिहार है। नीतीश बाबू तो अपने ताकत पर आज तक बिहार जीते ही नहीं है। भाजपा ने बिहार के लोगों के भविष्य को बेच दिया नीतीश के नाम। भाजपा का कोई एक नेता जिसको बिहार के 5000 गांव में लोग जानते हो कि लालू जी के राज में हजामत अधिक अपराधी बना रहे थे, नीतीश के राज में वो हजामत अधिकारी बना रहे हैं। नमस्कार, आप इंडिया टुडे हिंदी देख रहे हैं और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो बिहार के चॉपी पॉलिटिकल वाटर्स में उन्होंने सबसे बड़ा स्प्लैश कर दिया है। प्रशांत किशोर जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। तो हमसे जो आपसे सीधे सवाल हम करना चाहते हैं वो सबसे पहले ये है कि लोगों में एक छोटा सा परसेप्शन बन रहा है कि आप नीतीश जी को क्रिटिसाइज करते हैं, आप बीजेपी पर अटैक नहीं करते उतना जितना आप आरजेडी पर अटैक करते हैं। तो क्या बीजेपी के प्रति आप थोड़े सॉफ्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसका उलट है। देखिए, लालू जी और नीतीश की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि पिछले 30-32 सालों से सरकार तो या तो लालू जी ने चलाई है या नीतीश जी ने चलाई है। लेकिन जब भी मेरे से पूछा गया है कि बिहार के बदहाली के लिए, बिहार के पिछड़ापन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है, सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है, तो मैंने हमेशा कहा है कि वो कांग्रेस और भाजपा। वो इसलिए कि लालू जी अपने दम पर सिर्फ बिहार एक ही बार जीते हैं, 1990। बाकी सारे टाइम में कांग्रेस की बैसाखी पकड़कर उन्होंने सरकार चलाई। और ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस को पता नहीं है कि देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य बिहार है। ऐसा तो पता नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं को यह नहीं पता है कि लालू जी के राज में बिहार में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने लालू जी को वो आजादी दी, वो लिवरेज दिया, वो अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि उनको 10, 15, 20 सांसदों का लालच था कि लालू जी की मदद से वो सांसद जीत कर जाए और दिल्ली में उनका राज चलता रहे। वही चीज भाजपा कर रही है। नीतीश बाबू तो अपने ताकत पर आज तक बिहार जीते ही नहीं है। मैक्सिमम 117 सीट जीते हैं। तो 19 साल के अपने कार्यकाल में अगर आप 3 बरस हटा दें तो बाकी सारा 15-16 साल तो नीतीश बाबू भाजपा के सहयोग से रहे। तो अगर नीतीश कुमार गलती कर रहे हैं तो वो गलती इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भाजपा वाले उनको वहां बैठाए हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार जैसे कांग्रेस ने बिहार के लोगों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, भाजपा ने बिहार के लोगों के भविष्य को बेच दिया नीतीश के नाम हाथ में। तो इसलिए वो सबसे बड़े दोषी हैं। लेकिन जब गांव देहात में चर्चा होती है तो भाजपा यहाँ इतनी बड़ी ताकत नहीं है। कांग्रेस की भी तो चर्चा में नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल, क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस भाजपा इतनी बड़ी ताकत नहीं है। यहां पर लोग गांव देहात में जमीन पर लालू को जानते हैं, नीतीश को जानते हैं। भाजपा और कांग्रेस सपोर्टिंग एक्टर है। तो आप ये कह रहे हैं कि मेन एक्टर को छोड़कर आप सपोर्टिंग एक्टर पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो भाई आप मुझे बताइए, भाजपा का कोई एक नेता बिहार में सुशील जी के जाने के बाद भाजपा का कोई एक नेता जिसको बिहार के 5000 गांव में लोग जानते हो? कोई जानता ही नहीं है। मैं क्यों उनका नाम लूं भाई? तो वो सपोर्टिंग एक्टर है, इसलिए उन पर कम आक्रमण हो रहा है। लेकिन अगर आप सही में पूछेंगे, वो सवाल पूछा जाता है तो मैं बताता हूँ ये बात। तो जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार जी को जो भी उनसे अच्छी बातें हुई हैं या जो गलतियां हुई हैं या फॉर व्हाटएवर रीजंस उनका शासन चल रहा है, लेकिन जनता का सपोर्ट भी तो नीतीश कुमार के साथ है। अभी आप देखिए, सबने कहा कि भाई वो आफ्टर लोकसभा चुनाव वो इरेलेवेंट हो जाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद तो और मजबूत होकर उभरे हैं वो। नहीं, देखिए, जनता का सपोर्ट नीतीश जी को नहीं है। जनता का सपोर्ट यहाँ पूरा जो जनता जो वोट करती है, आप भी अमिताभ जी लंबे समय से कवर कर रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स को, यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है लालू फेनोमेना। या तो आप लालू जी के पक्ष में वोट करते हैं, समाज का एक बड़ा वर्ग जी, उसको इससे किसी मतलब नहीं है कि वो किसको वोट कर रहा है, या तो लालू जी के पक्ष में वोट करता है या लालू के विरोध में वोट करता है। तो नीतीश जी और भाजपा जो यहाँ राजनीति करते हैं, जो एनडीए की राजनीति है, उनको एक बहुत बड़ा चंक वोट का इसलिए मिलता है क्योंकि वो वोटर लालू जी को वोट नहीं दे सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वैसे ही है जैसे लालू जी को मुसलमानों का वोट बिल्कुल एक तरीके से मुफ्त में मिलता है, क्योंकि वो भाजपा को वोट नहीं कर सकता है। तो नीतीश जी की सफलता जो थोड़ी बहुत आप लोगों को दिख रही है, सफलता तो मैं उसको नहीं मानता हूं, क्योंकि आंकड़ों में भी नीतीश कुमार की पार्टी के 25 सांसद होते थे, फिर घट के 15 हुए, और 25 से घट के 2 हुए जब अकेले लड़े, तो फिर गठबंधन में आए तो 15 हुआ, इस बार 12 है।
तो ऐसा नहीं कि उनकी संख्या बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे तो उनकी ताकत 25 से घट के आधी रह गई और विधानसभा में उनकी ताकत 117 से घट के 42, मतलब विधानसभा में 1/3 और लोकसभा में हाफ। ये तब है जबकि मोदी जी की भी ताकत है, भाजपा की भी ताकत है, लालू जी के खिलाफ विकल्प न होने का एक फायदा है। इन सब के बावजूद उनको 12 सीट ही मिला है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उनको जनमानस का सपोर्ट बिहार में है। राइट। आप उनको कई बार, नीतीश कुमार के साथ आपके बड़े व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, पर्सनल रिलेशनशिप रहे हैं, आप साथ में रहे हैं उनके, कई बार आपने उनको फादर फिगर कहा है। तो टेल मी समथिंग अबाउट हिम, जो समथिंग पर्सनल जो आपको अच्छी लगती है, उनकी कोई खूबी, ऐसी कोई खासियत। नहीं, देखिए नीतीश जी के बारे में मैंने पहले भी विजन कि नीतीश कुमार की ताकत है कि टू डू पॉलिटिक्स फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ वीकनेस। ओके, ये उनकी ताकत है। और ये नीतीश कुमार अकेले ऐसे पॉलिटिशियन नहीं, देश ने वाजपेयी जी को देखा है, नरसिम्हा राव जी को देखा है। इनकी जो राजनीति करने की जो शैली है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से पॉलिटिक्स करते हैं। मतलब किसी को डर नहीं लगता है उनसे। तो लोग कहते हैं भाई इसी को बना दो। जैसे भाजपा ने जब नीतीश कुमार को बनाया होगा तो ये सोचा होगा चलो भैया अभी लालू के का काट चाहिए शुरुआती दिनों में, अभी नीतीश को बना दो, बाद में देख लेंगे। लेकिन ये नीतीश की ताकत है कि वीक बनकर अपने आप को इंडिस्पेंसेबल बना के रखना। जैसे पार्टी को कमजोर बना के रखना। 18-19 साल से जो पार्टी सो कॉल्ड सत्ता में है, अलायंस में ही सही लेकिन सत्ता में है, बिल्कुल, आज तक उस पार्टी का ना कोई संगठन है, ना कोई उसमें सेकंड लाइन लीडरशिप है। वो क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार उस अपनी खुद की पार्टी को इतना कमजोर बनाकर रखना चाहते हैं कि नीतीश के अलावा उस पार्टी में कुछ है ही नहीं। ये तो तमाम रीजनल पार्टीज में ऐसा ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जैसे लालू जी की पार्टी है, वो लालू जी पे डिपेंडेंट है, लेकिन लालू जी छत्रपों के थ्रू राजनीति करते हैं कि गया में एक व्यक्ति है, मधुबनी में एक व्यक्ति है, दरभंगा में एक व्यक्ति है, सीमांचल में एक व्यक्ति है, सिवान में एक व्यक्ति है। वो छत्रपों के थ्रू राजनीति करते हैं। नीतीश जी का वैसा कोई डिस्ट्रिक्ट का छत्रप नहीं है। वो नीतीश जी हैं और कुछ नहीं है। Anything good about him that you still remember? नहीं, मैं तो during those days जब आप साथ में थे। नहीं, नीतीश कुमार मैं तो हमेशा नहीं, पर्सनल जो हमारी उनसे हमारा जो उनका संबंध रहा है, आप तो जानते हैं जो बिहार में लोग रहे, मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो नीतीश कुमार के साथ उनके घर में रहता है। Exactly. और मैंने जब तक हम लोग साथ में रहे तो हमारा इक्वेशन, हमारा रिलेशनशिप करीब करीब जो पिता पुत्र के बीच में होता है वैसा ही रहा है। आज भी मेरी नीतीश कुमार से व्यक्तिगत कोई लड़ाई, कोई विवाद नहीं है। विवाद बिहार को लेकर है। बिहार में जो काम होना चाहिए वो न होने को लेकर है। नीतीश जी अपना काम कर रहे हैं और मेरा कोई नीतीश जी से व्यक्तिगत परेशानी नहीं है। मुझे बिहार में बदलाव चाहिए और जन स्वराज के अभियान में हम लोग किसी व्यक्ति या किसी पार्टी, किसी विचारधारा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि बिहार को सुधारना है तो कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट आपने उठाया था। आपने कहा अभी हाल में ब्यूरोक्रेसी का जंगल राज, ये अपने आप में ये मैंने नहीं उठाया। ये रास्ते में चलते हुए हमको एक रामनगर जगह है, शुरुआती दिनों में ही जब पदयात्रा शुरू की तो वहां पर एक बैठक में गांव में लोगों ने बताया कि भैया ये हजाम, एक सैलून चलाने वाले हजाम जाति, नई जाति का एक व्यक्ति है। तो लोग बताते हैं कि गांव में ये बहुत होशियार है भैया, जरा इनसे पूछिए। तो जब व्यक्ति खड़ा हुआ तो मैंने पूछा कि अच्छा ये बताइए आप कितने साल से सैलून चलाते हैं? तो बताया भैया 30-40 साल हो गया, बच्चे से ही कर रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ लालू जी के राज में और नीतीश जी के राज में तुम्हारे जीवन में क्या फर्क आया, क्या दोनों में फर्क है? उसने जो बात कही वो इतनी मार्के वाली कही कि आज तक उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। उसने कहा कि भैया दोनों के राज में कोई फर्क नहीं, सामान्य जनता तो दोनों ही के राज में उसका हजामत बन रहा है। चूंकि वो सैलून चलाता है, उसने कहा कि मैं अपने कि भाई दोनों के राज में हजामत बन रहा है, जनता का हजामत दोनों के राज में बन रहा है। फर्क इतना ही है कि लालू जी के राज में हजामत अधिक अपराधी बना रहे थे, नीतीश के राज में वो हजामत अधिकारी बना रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो रात में गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर दिन में ही लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराधी था, हम लोगों ने देखा है, उसने भी यही बात कही, वो डरता नहीं था। वो कहता जाओ जिसको जो करना है कर लो, मैं तो करूंगा ही, मैं तुमसे रंगदारी लूंगा ही, तुमसे पैसा लूंगा ही। करीब करीब वही स्थिति कमोवेश बन गई है नीतीश के राज में, जहां अधिकारी खुलेआम ये कह रहे हैं कि जहां जाना है कंप्लेन करना है कर दो, जनता के नीतीश के दरबार में चले जाओ, कंप्लेन कर दो, पैसा तो तुमसे लेंगे ही लेंगे।
तो ये बात जो उसने बताई, उसके बाद थ्रू आउट पदयात्रा में इस चीज को मैं जहां भी मौका मिला है कहता भी हूं और लोग उसको वैलिडेट करते हैं। तो आपका जो फीडबैक है वो लगता है कि सही में एक बिल्कुल अधिकारियों की मनमानी है, और अधिकारियों की मनमानी इसलिए है कि नीतीश कुमार के राज में इंक्रीजिंगली सत्ता और संसाधन दोनों का बहुत बड़ा सेंट्रलाइजेशन हो गया है। जैसे 2001 में नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर 2001 में हम लोग की मुखिया वाला चुनाव शुरू हुआ जी। 78 के बाद लालू जी के राज में तो हुआ नहीं, 2001 में एक बार हुआ। नीतीश जी जब आए तो पहली बार 2006 में मुखिया का चुनाव हुआ जी। और ग्राम सभाओं को एम्पावर किया गया, नीचे जो मुखिया चुनकर आए उनको अधिकार दिए गए, जो पंचायतों की ताकत बढ़ी। अब आज उसी मुखिया की कोई ताकत नहीं है। राइट। जितने जनप्रतिनिधि नीचे मिलते हैं उनकी कोई ताकत नहीं है। सत्ता सारे अधिकार, अगर इसको आप सिस्टमेटिक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अधिकार ग्राम सभा को, पंचायती राज को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को 2006 में, 8 में, 10 में, 12 में था, वो इंक्रीजिंगली धीरे धीरे जहां पर भी ऑफिसरों को इनकन्वीनियंट लगा वो उन्होंने अधिकार वापस ले लिए। तो पिछले 5-7 सालों में बहुत तेजी से सत्ता का और संसाधन का केंद्रीकरण हुआ है। पूरी जो व्यवस्था है बिहार में वो चीफ मिनिस्टर और उसके इर्द गिर्द के 4-5 पदाधिकारी और 2-3 मिनिस्टर यही चला रहे हैं पूरा बिहार। और केंद्रीकरण का ये आलम है कि नीतीश कुमार के अभी 3-4 एडवाइजर हुए हैं और वो सब नॉन सर्विंग ऑफिसर हैं। राइट। मतलब सीएमओ का भी पावर लेकर राइट। 4-5 अपने ट्रस्टेड लोगों को, जो पुराने प्लायबल ऑफिसर थे, उनको एडवाइजर बना दिया और वही लोग अब पूरा व्यवस्था चला रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चला रही है, चुने हुए प्रतिनिधि भी नहीं चला रहे हैं, नीतीश कुमार और उसके 3-4 एडवाइजर मिलकर ही पूरी बिहार की व्यवस्था चला रहे हैं। आपकी अगर सरकार बनती है, जैसा आप एज अ वेरी वायबल अल्टरनेटिव उभर रहे हैं अपने पूरे जन स्वराज को लेके, तो आप ऐसे ब्यूरोक्रेसी को कैसे ठीक करेंगे? नहीं, देखिए, पहले तो ये है कि ये वायबल ऑल्टरनेटिव के तौर पर अभी आपको दिख रहा है, जबकि अभी हम लोग दल बने नहीं। राइट। आप अंदाजा लगाइए कि जब ये दल बनेगा तो वायबिलिटी का तो कोई इशू नहीं, वायबिलिटी का इशू 2 साल लोगों के दिमाग में था। अब धीरे धीरे आप जैसे लोग या और सामान्य लोगों को भी लग रहा है कि नहीं, ये एक बेहतर वायबल विकल्प बनने जा रहा है। जहां तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है तो जन स्वराज की अपने प्रोग्राम में वी बिलीव इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बोथ द सत्ता एंड संसाधन। हम लोग की अपनी मान्यता यह है कि कम से कम 1/3 विकास की राशि वो पंचायती राज से चुने हुए व्यवस्था से के द्वारा खर्च होनी चाहिए। बिहार में, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 30 वर्षों में पंचायती राज के संस्थाओं के माध्यम से 3% से कम राशि खर्च हो रही है। 1/3 हम लोग कह रहे हैं कि खर्च पंचायती राज के माध्यम से होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधि भी तो करप्शन कर रहे हैं, वो ठीक बात है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बिहार का। यहां नल जल योजना में बहुत बड़ी 25-30 हजार करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया। उसमें बहुत बड़े घोटाले की लोग बात करते हैं कि भाई बहुत लूटपाट हुई, पैसा खर्च नहीं हुआ या पैसा बर्बाद हो गया, घरों में पानी नहीं पहुंचा। नल जल कराने की जो जिम्मेवारी थी वो वार्ड सदस्य की दी गई थी। उसमें कुछ लोग, मुखिया लोग भी किसी स्तर पर इन्वॉल्व थे और सरकारी तंत्र अफसर इन्वॉल्व था। मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, 90% वार्ड सदस्य नल जल योजना आने के बाद पिछला चुनाव अपना हार गए और करीब करीब 80% मुखिया जी लोग चुनाव हार गए। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या 80% ब्यूरोक्रेट हटाए गए, चोरी में पकड़े गए? नहीं। तो करप्शन करने में तो तीनों ही शामिल थे, जनप्रतिनिधि भी थे और अफसर भी थे, मिलकर उन्होंने चोरी की। राइट। लेकिन कम से कम जनता ने देखा कि ये चोरी कर रहे हैं तो 5 साल में उनको हटा दिया। राइट। लेकिन जो अफसर था वो तो पहले भी चोरी कर रहा था, आज भी सिस्टम में बैठ के चोरी कर रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी पर लगाम तब लगेगी जब स्वच्छ लोग चुनकर राजनीति में आएंगे, स्वच्छ और काबिल। दूसरा, उनके हाथ से डिसीजन मेकिंग, सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग हटाकर नियम बना दिए जाएं, रूल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर दिया जाए और उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए तो उससे बहुत स्तर पर, बहुत हद तक सत्ता में बैठे हुए जो अफसर हैं उन पर लगाम लगेगा। प्रशांत जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, जब ये लोग कह रहे हैं कि भाई आपका जो कंसेप्ट है बिहार के प्रति बहुत
डिटेल्ड है, आप बिहार में किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे। एक सवाल जो हमेशा लोगों के मन में है, युवाओं में ये ट्रैक्शन है, जब आप कहते हैं स्वरोजगार करवाएंगे, क्रिएट करेंगे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे, कैसे बिहार से पलायन रोकेंगे? बिल्कुल, उसका तो पूरा फॉर्मूला हम लोग दे रहे हैं। राइट। जो हम लोगों ने अध्ययन किया यहाँ पर कि पलायन को पहले आप समझिए कि पलायन सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है, जो लोगों का पलायन है ये आपको दिखता है, उस पर चर्चा होती है। लेकिन बिहार में श्रम का पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ से बुद्धि और पूंजी का पलायन है, जो कि श्रम के पलायन से बड़ा है। राइट। जो आंकड़े हम लोग दे रहे हैं कि बिहार में पिछले 30-32 सालों में करीब करीब 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का बचत का पैसा बैंकों ने यहां से ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में, बिकॉज ऑफ पुअर डिसबर्समेंट ऑफ लोन विच गेट्स रिफ्लेक्टेड इन पुअर CD रेशियो। एक्चुअल फिगर्स है, एक्चुअल फिगर है RBI का, आप उठा के देख लीजिए। राइट। कि बिहार में CD रेशियो रहा है 40% एवरेज, राइट। देश में है 70%। तो अगर पिछले साल मान लीजिए कि 4.5 लाख करोड़ रुपया बिहार में जमा हुआ, 2,80,000 करोड़ रुपया यहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए था, लोगों को लोन के तौर पर मिलना चाहिए। बिकॉज ऑफ पुअर CD रेशियो वी गॉट ओनली 1.6 लाख करोड़। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा चला गया दूसरे राज्यों में। जब भी बिहार में उद्योग धंधे और स्वरोजगार की बात होती है तो हम लोग बात करते हैं कि कोई आकर फैक्ट्री लगाए, राइट, कोई 5-10 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे। आप अंदाजा लगाइए कि पिछले साल दूसरा आदमी इन्वेस्टमेंट करे, छोड़िए, बिहार की जनता का अपना, बिहार की गरीब जनता का बचा कर रखा हुआ बैंकों का 2,80,000 करोड़ रुपया आपने ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्य में। और ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा गया आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में। वहां पर CD रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। तो आप जिस दिन ये पूंजी का पलायन रोक दें, राइट, अगर पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, क्योंकि जिसके पास क्षमता है कुछ करने की, मान लीजिए कि आप पत्रकार हैं, आप एक यहाँ YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो आप तो वो तब करेंगे ना जब यहाँ पर पैसा, आपको पूंजी हो, आपने कुछ पैसा अपना बचाया है, आपके पास 5 लाख रुपया है, आपको YouTube की एक बड़ी चैनल शुरू करनी है, आपको 10 लाख रुपया लोन चाहिए। वो लोन नहीं मिलता है तो आप यहाँ से माइग्रेट होकर चले जाते हैं नोएडा, या आप चले जाते हैं बॉम्बे, वहां पर वो चैनल चलाते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि पूंजी का पलायन रुकेगा तो उससे बुद्धि का पलायन रुकेगा, और जब ये दोनों रुकेगा तो निश्चित तौर पर श्रम का पलायन रुकेगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।